बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। हुमायूं साहब शुक्रिया आपका। अब ये मैंने आपके सामने पूरी तफसील रख दी है सेनेटर साहब, कॉकड़ फार्मूला भी सामने आ गया है। वो कहते हैं जनाब के जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको तो हम इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनने देंगे, उनके बगैर इलेक्शन हो सकते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर। फैसल बावडा का बयान पढ़ के सुना दिया। हामिद मीर कहते हैं इनको इल्म ही नहीं आगे क्या होने जा रहा है आपके साथ, मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। तो सेनेटर साहब, क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि अगले इलेक्शन का हिस्सा होंगे आप बशमूल आपके चेयरमैन? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत उनको अपने आप को क्लियर करना चाहिए कि उनका मतलब क्या था। अगर तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके वो लोग इलेक्शन कराएंगे तो पूरी दुनिया इस इलेक्शंस को मानेगी नहीं। नंबर 2, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके इलेक्शंस करवा लेंगे और उनका ख्याल ये है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। बिल्कुल इसी तरह की हालात रहेंगे, इसी तरह ही सब कुछ रहेगा। आप यही समझ लो कि जैसे इस वक्त हालात हैं, जैसे पिछले 16 महीनों में थे, उसी तरह के हालात रहेंगे। कोई गवर्नमेंट, दुनिया के कोई शख्स भी इस गवर्नमेंट को सीरियसली नहीं रहेगी अगर तो ये माइनस पीटीआई या माइनस इमरान खान या माइनस लीडरशिप कर लेंगी। अब जो एक ख़तरा है, जो लोग कह रहे हैं, जो उनका मतलब है, जो बाज़ लोगों ने निजी महफिलों में बात कही है और उन्होंने कहा है कि जी इस तरह हुआ है कि डॉक्टर हुमायूं के ऊपर एक एफआईआर कटी है और उनके साथ 100 नामालूम अफराद हैं। तो वो 100 नामालूम अफराद वो लोग होंगे जिनको पीटीआई टिकट इशू करेगी, तो उनको उठा लिया जाएगा या उनको गवर्नमेंट जो है वो उठा लेगी और उनको पूछ-गुछ करेगी और उनको तंग करेगी। तो अगर इस तरीके से आपने काम करने हैं तो फिर तो आप ये समझ लो कि मेरा नहीं ख्याल कि स्टेबिलिटी किसी लिहाज से भी आएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है ना वो एक परसेप्शन भी होता है, और परसेप्शंस जो होती है ना उस पे आप अपने ये जो क्या कह सकते हैं, जो करप्शन परसेप्टिव इंडेक्स जो होता है वो भी परसेप्शन ही होती है। क्या उतनी करप्शन हो रही है, नहीं हो रही है, ये एक परसेप्शन होती है। ठीक है, तो परसेप्शंस के बेसिस पे फिर आप लोग कुछ कर नहीं सकोगे, फिर आपकी उस बेसिस पे आप लोगों की स्टेबिलिटी की आप कर रहे हैं किताबी बातें, हकीकत ऑन द ग्राउंड आपके लोग उठा लिए गए, पार्टी आपकी तकरीबन डिसमेंबर हो चुकी है, तितर बितर हो चुकी हुई है। अब ऐसे में आप अब हाँ, एक जो इंतजामी ढांचा होता है पार्टी का वो भी कायम नहीं है, चेयरमैन तक अंदर है, वाइस चेयरमैन भी अंदर है आपके। सर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? आप जो कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे फर्क नहीं पड़ेगा सर, जब एक पार्टी का इंतजामी ढांचा ही मौजूद नहीं है? ये मुझे आप बताएं, आपको कौन कह रहा है कि फर्क नहीं पड़ रहा? आपको कौन कह रहा है ये किताबी बातें? आप मुझे ये बात बताएं, ये 6.1 जीडीपी से 0.29 जीडीपी ये किताबी है? आप मुझे ये बात बताएं, जो आपका जो क्या कह सकते हैं उसे 45% या 35% पे आपका इन्फ्लेशन चली गई, ये किताबें हैं? आप मुझे ये बात बताएं, जो आपका एक्सपोर्ट ड्रॉप हो गया 28 बिलियन से 20 बिलियन पे चला गया, ये किताबी है? आप मुझे ये बात बताएं, जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री माइनस में चली गई है, किताबी है? आप मुझे ये बात बताएं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो -18% पे चली गई, ये किताबी है? आप मुझे ये बात बताएं, आपके रेमिटेंसेस तकरीबन 30% गिर गई हैं, ये किताबी है? आप मुझे ये बात बताएं, आपको मजबूरन अभी जो पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है कि जी पाकिस्तान को बेल आउट इसलिए मिला कि पाकिस्तान से उन लोगों ने चोरी छुपे वो करने के, सही है या गलत है छोड़ दो, लेकिन इस वक्त दुनिया में ये बात तो मशहूर हो रहा है, हर टेलीविजन प्रोग्राम जो इंटरनेशनल है उसमें ये चीज़ जारी है, ये किताबी है। देखें, आपने अगर इस मुल्क को चलाना है और अगर आपने इस मुल्क की सालमियत की बात करनी है तो फिर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल पे चलना होगा। आपको एक आम माफ़ी के लिहाज से, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उन्होंने पूरे फतह मक्का के बाद हर एक को माफ़ी दे दी थी। आपने जिसको फॉलो करते हुए आप माफी मांग रहे हैं। साउथ अफ्रीका में कहा गया था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन,
ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात ये हुई थी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक इंस्टीट्यूशन जिन्होंने गलतियां की हैं, आप उनको सामने लाए, वो अपनी गलतियां माने, अवाम से माफी मांगे। अच्छा, इसके बाद आप यूएनडीपी की रिपोर्ट देख ले। यूएनडीपी कहता है कि जी आपकी जो अशराफिया है वो अशराफिया को डिफाइन करता है कि इसमें कौन से 4 लोग हैं। उसमें मेनली जो है प्राइवेट, आपके जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें आपका ये जो पॉलिटिशियंस है, और उसमें आपके सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। वो कहते हैं कि ये सारे जो हैं 17.5 बिलियन डॉलर्स के तहत वो हर साल इस्तेमाल करता है। अच्छा, उसमें वो कहते हैं कि जो 20% जो सबसे मालदार लोग हैं और जो 20% बात ये है गरीब साहब, देखिए पहली बात तो ये, आज आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, मफाहमत की बात कर रहे हैं। जब आप हुकूमत में थे ना सर, तो यही ऑपोजिशन जो थी उस वक्त की, आपसे यही बात करती थी। आप कहते थे मैं उनके साथ बैठना गवारा नहीं करते। एक वक्त अपने आप को दोहराता है। अच्छा ठीक है, किताबी बातें नहीं है ये, आपको फर्क इससे नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं उस ग्राउंड रियलिटी की जिसका आपको अभी सामने। आप कह रहे हैं इनकी, आप मुझे बता रहे हैं इनकी कारकर्दगी। ग्राउंड रियलिटी सर ये है कि आप इलेक्शन में जाएंगे कैसे? आपके साथ जो अभी आपकी पार्टी के साथ हो रहा है, भले गलत हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी तो डिसमेंबर हो रही है ना, आप इलेक्शन में कैसे जाएंगे? अच्छा, इलेक्शन में हम जाएंगे कैसे? देखिए, हम लोग तो अपने टिकट्स दे देंगे कि भाई ये और इनको है। रही बात ये कि क्या हमें इलेक्शन कैंपेन हम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, जो हालात लग रहे हैं उसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें इजाजत, मतलब एक किस्म का वन वे और अनदर वे इजाजत नहीं देंगे। लेकिन क्या हमें इजाजत की जरूरत हो? क्या हमारे इलेक्शन कैंपेन की जरूरत होगी? हमारे इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं होगी। लोग हमें खुद बाहर निकल के वोट देंगे।